नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों पिछले दो वीडियोस में हमने एलसीएम में एचसीएफ के बारे में आधे से ज्यादा बातें पढ़ ली हैं और इस वाले वीडियो में हम एलसीएम में एचसीएफ को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों जिसने भी ये पहले दो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना आप, और ये तीनों वीडियो देखने के बाद में आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल आता है तो आप उसको आसानी से कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखो आपको अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब देखो इस अनुपात को सरल करने के लिए मैं क्या करूं, नीचे जो मेरे को 2 3 4 दे रखा है इनका मैं एलसीएम ले लूं। इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा, और इस 12 को मैं तीनों अनुपातों में गुणा कर दूं तो अनुपात तो वही रहेगा, ठीक है। और मैं इस अनुपात को सरल करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ जाएगा। ये मेरे पास सरल अनुपात आ गया इन तीनों संख्याओं का। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, और अनुपातों की दुनिया में सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी क्या है, 9 है, और अनुपातों की दुनिया में इनका अंतर कितना है, 3 है, और वास्तव में अंतर कितना बता रखा है, 33 बता रखा है। यानी कि 1 बराबर क्या है, 11 है। 1 बराबर 11 है। इन संख्याओं का एचसीएफ बताना आपको, तो मैं सभी संख्याएं निकालू। 1 बराबर 11 है तो 6 बराबर क्या होगा, 66, 8 बराबर क्या होगा, 88, और 9 बराबर क्या होगा, 99। और सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो कारक 11 और 19 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। देखो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि दो संख्याएं आपको दे रखी हैं तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, अपने एचसीएफ का गुणज होंगी। इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, 17 गुणा 11, और दूसरी संख्या क्या होगी, 17 गुणा 19। तो आपको छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या ये होगी, 17 गुणा 11 करो तो क्या आएगा, 187। ये हमारा आंसर हो गया। आपको बड़ी संख्या पूछता तो ये वाली होती, 17 गुणा 19 करोगे तो 323 आएगा, और आपको इनका योग पूछ लेता तो आप योग भी बता देते, अंतर पूछ लेता तो आप अंतर भी बता देते। अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का एलसीएम 533 है तो 4y माइनस x का मान है। देखो आपको 4y माइनस x का मान बताना है, और आपको x और y दोनों अभाज्य संख्या दे रखी हैं, और हमें पता है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, और इनका आपको एलसीएम दे रखा है कितना, 533। और हमें यह भी पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 533, क्योंकि एचसीएफ 1 है। अब देखो मेरे को वो संख्याएं पता करनी है, तो वो संख्याएं दोनों अभाज्य संख्या है। मैं 533 की दो अभाज्य संख्याओं में टुकड़े करूं तो देखो गुणनखंड विधि से मैं पता कर सकता हूं। मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते चलूंगा, जिसका भाग जा रहा होगा उसका भाग दूंगा ना इसमें। तो इसमें देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, इसमें 11 का भी नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा दोस्तों 13 का जाएगा। 13 का भाग कितनी बार जा रहा है, 13 चौको 52, 13 एकम 13, 41 बार जा रहा है। 41 भी अभाज्य संख्या है, 41 में 41 का ही भाग जाएगा। यानी वो दोनों संख्याएं क्या है, 13 और 41 है। आपको क्वेश्चन में यह भी दे रखा है कि x y से बड़ा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 41 है, और y की वैल्यू क्या है, 13 है। इन दोनों को गुणा करोगे तो 533 ही आएगा। आपको पूछा क्या है, 4y माइनस x का मान पूछा है, तो 4y क्या होगा, 4 गुणा 13 माइनस x की वैल्यू क्या है, 41। तो 13 चौको 52, 52 में से 41 आप घटाओगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 11 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और मैथसेप है, यानी उनका एचसीएफ 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या है। तो देखो दोस्तों हमें पता है कि वो संख्या अपने एचसीएफ पर गुणज होती है, यानी वो संख्या क्या हो सकती है, 10x और 10y। आपको इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया 1500, यानी कि x और y का गुणनफल क्या है, x और y का गुणनफल 15 है। अब देखिए दोस्तों मैं 1 से लेके 15 तक ऐसी दो संख्याएं सोचूं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी वो क्या हो, सहअभाज्य संख्याएं हो, और उनको गुणा करने पे 15 आ जाए। अब देखो 1 से लेके 15 तक मैं ऐसी संख्या सोचूं तो 1 और 15 इनका आपस में एचसीएफ क्या है, 1 है। और कौन सी संख्या हो सकती है, 3 और 5,
जिनको गुणा करने पे 15 आ रहा है और उनका HCF क्या है, 1 है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या यानी जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 2 हो सकती है। आपको वो संभावित संख्या पूछता तो आप संख्या पे बता देते। संख्या क्या है, वो 10x और 10y है। आपने x और y की वैल्यू ये दो जोड़ों में निकाल ली, तो यानी वो संख्या क्या हो सकती है, 10 और 150 और 30 और 50 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 1224 है और उनका महसा यानी HCF 68 है। उपरोक्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं की जोड़ी की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको उन संख्याओं का HCF 68 दे दिया, तो वो संख्याएं क्या होंगी, अपने HCF का गुणज होंगी, यानी वो संख्या हो सकती है 68x और 68y। इन दोनों संख्याओं का योग आपको 1224 दे रखा है। इनमें मैं 68 कॉमन लेके बाहर ले आऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 68 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1224। जब 68 का मैं भाग इसमें दूंगा तो 18 बार भाग जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 18 आ गई। अब दोस्तों, आपको 1 से लेके 18 तक ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका HCF 1 हो, यानी वो सहअभाज्य संख्याएं हो और उनको जोड़ने पे 18 आ जाए। तो 1 से लेके 18 तक मैं ऐसी दो संख्या सोचूं तो देखिए दोस्तों, एक तो 1 और 17 हो सकती है ऐसी संख्या। दूसरी क्या हो सकती है ऐसी संख्या, 5 और 13 हो सकती है ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 है और जोड़ने पे 18 आ जाए। और ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 7 और 11 हो सकती है। तो ऐसे जोड़ों की संख्या मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे 3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो प्राकृत संख्याओं x और y का योग 320 है और उनका HCF 20 है। यदि x बड़ा है y से तो x और y के ऐसे कितने संभावित युग्म मौजूद हैं। देखो वो संख्या क्या होंगी, जब HCF आपको दे रखा 20 है तो वो संख्या क्या होंगी, 20x और 20y, और इनका आपको योग दे रखा कितना है, 320 है। 20 में बाहर कॉमन ले लो, 20 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, 320 16, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 16। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 1 से लेके 16 तक ऐसी मैं दो सहअभाज्य संख्या देखूं जिनको जोड़ने पे 16 आ जाए। तो देखो ऐसी दो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती है, एक तो 1 और 15 हो सकती है, इनका HCF 1 है। और क्या हो सकती है, और दोस्तों हो सकती है 3 और 13 और 5 और 11 और 7 और 9 हो सकती है। तो मेरे पास कितने जोड़े आ गए ऐसे, 4 जोड़े आ गए। तो 4 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 1326 है और उनका HCF 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको उन संख्याओं का HCF दे दिया 3, इसका मतलब वो संख्या क्या होंगी, 3x और 3y होंगी। और हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। 3 से 3 कट गया, 3 का भाग मैं इसमें दूं, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, यानी कि आपके पास x और y का गुणनफल क्या आ गया, 442 आ गया। और x और y क्या होंगी, दो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो दोस्तों देखिए, मैं 442 के ऐसे दो टुकड़े करूं जिनका HCF 1 हो, गुणनखंड विधि काम में लूंगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देता हूं इसमें, तो 2 2 और 1। अब इसमें देखो 3 का भी इसमें भाग नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, इसमें 11 का भी नहीं जा रहा, इसमें भाग जा रहा है 13 का। तो 13 कम 13, 13 संति 91, फिर 17 का भाग जा रहा है एक बार। तो यानी मैं 442 क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 13 गुणा 17, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 26 गुणा 17। अब मैं x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इसको मैं देखो 26 गुणा 17 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 26 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 17। अब देखिए दोस्तों, तो मेरे पास वो संख्या क्या आएंगी मेरे पास, 3 गुणा देखो 3x, तो 3 गुणा 26 यानी कि 78। और दूसरी संख्या मेरे पास क्या आएगी, 3y बराबर 3 गुणा 17 यानी 51। आपको इन दोनों का योग पूछा है, 8 1 9 7 5 12, 129 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चाहे अब इनका अंतर निकाल के देखो तो अंतर 27 ही आएगा, 7 2 27 ही अंतर है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि दो संख्याओं x और y के एलसीएम और HCF क्रम से 432 और 6 है और उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर है ये बताना है। देखो आपको संख्या दे रखी है x और y, आपको इनका HCF दे रखा है 6, तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू 6 मान लूं और y की वैल्यू 6 भी मान लूं। ये मैंने 6 और 6 भी क्यों माना है,
क्योंकि हमें पता है कि उन संख्याओं की वैल्यू जो होगी ना वो अपने एचसीएफ का गुणज होगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पे देखो 6a प्लस 6b बराबर 102 रख के देखूं तो मैं a प्लस b का मान निकालूंगा, फिर मेरे को जोड़े सोचने पड़ेंगे, इससे मेरा टाइम ज्यादा लग सकता है। और हमें बेसिक सी बात पता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो एक 6 से 6 घट गया, 6 संति 42, 6 दूनी 12, यानी a गुणा b की वैल्यू आपके पास आ गई 72। ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। तो मैं 72 के ऐसे दो टुकड़े करूं, ऐसी दो संख्याओं में टुकड़े करूं जिनका एचसीएफ एक हो, तो क्या हो सकते हो, 9 और 8, इनको मैं गुणा करूं तो 72 आ जाएगा। अब मैंने ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 9 आ गई, बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई। ए की वैल्यू मैंने बड़ी क्यों रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई में अंतर पूछा है, इसका मतलब एक्स बड़ा है वाई से। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास है 6, तो 6 गुणा 9 यानी 54 आ गई एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू क्या है, 6b यानी 6 गुणा 8 यानी 48 आ गई। आपको क्या पूछा है, एक्स और वाई में अंतर पूछा है, तो इन दोनों में अंतर कितना आएगा, 6 अंतर आएगा इनमें, तो 6 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। आप चाहे इनको जोड़ के देख लो, आप इनको जोड़ोगे तो इनका योग कितना आएगा, 102 आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, संख्याओं का गुणनफल 4860 है, संख्याओं के बीच अधिकतम संभावित अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और संख्याओं का गुणनफल आपको 4860 दे रखा है। और दोस्तों आपको ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 15 गुना है, यानी कि मैं एलसीएम की वैल्यू यहाँ लिख दूं 15 गुना एचसीएफ, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, गुणा एचसीएफ किसके बराबर है, 4860 की। मैं 15 को इससे काटूं तो 15 3 45, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, यानी कि एचसीएफ का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 324। इसका मतलब एचसीएफ की वैल्यू क्या है, 18 है, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास एचसीएफ की वैल्यू आ गई, तो वो संख्या क्या हो सकती है, 18x और 18y। और हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल क्या है, 4860 है। अब देखो आप यहाँ क्या ये 9 से कट रहा है क्या, 8 से 14, 4 18, 9 से कट रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 छिका 54, और ये 15 बार कट जाएगा, तो x गुणा वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई। तो अब देखिए दोस्तों, मैं 1 से 15 के बीच में ऐसी दो सहभाज्य संख्या सोचूं जिनका गुणनफल 15 हो, तो वो क्या सकती है, 15 और 1, है ना, 15 गुणा 1 15। अब मैंने x की वैल्यू ज्यादा क्यों ली है, आपको संभावित अंतर बताया है, यानी कि x की वैल्यू बड़ी होगी तभी तो मैं इनका अंतर निकाल पाऊंगा ना। तो पहली संख्या आपके पास क्या है, 18x है, तो 18x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 18 गुणा 15 है, यानी 180 प्लस 90 कितना आ गई, 270 आ गई ना। और दूसरी संख्या की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 18y की वैल्यू 18 आ गई। आपको इनका अंतर पूछा है क्योंकि y की वैल्यू 1 है ना, आपको इनका अंतर पूछा है। तो 270 में से मैं अगर 18 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 252 बचेगा, तो इनका अंतर क्या है, 252। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना के बराबर है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 451 है। यदि इन संख्याओं का योग 287 है तो उनमें से कौन सी संख्या एक है। आपको उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है, और आपको क्या बोल रखा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का 10 गुना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10 एचसीएफ प्लस एचसीएफ किसके बराबर है, 451 के, यानी कि 11 एचसीएफ बराबर है 451 के। तो 11 चौका 44, 11 कम 11, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू आपके पास आ गई 41 आ गई। एचसीएफ की वैल्यू जब आपके पास 41 आ गई तो इसका मतलब एलसीएम क्या इसका 10 गुना है, यानी एलसीएम की वैल्यू आ गई 410। जब एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 41 आ गई तो वो संख्या क्या हो सकती है, 41x और 41y, और इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। 41 से 41 कट गया और ये 10 बार कट रहा है, यानी कि x गुणा y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब मैं x और y की वैल्यू ऐसी सोचूं जिनको गुणा करने पे 10 आ जाए, और x और y क्या है, सहभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो,
तो x और y की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, 5 और 2, ठीक है। 10 को मैं ऐसे लिख दूं, 5 गुणा 2, यानी x की वैल्यू आपके आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो संख्या क्या है, एक तो 41x है और दूसरी 41y है। तो 41x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 41 गुणा 5 यानी 205, और 41 गुणा 2 यानी 41y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 82 आ जाएगी। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है 123, 164, 41 और 82, तो 82 उनमें से एक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब और ए बी इंटू ए माइनस बी का एलसीएम क्या है। देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। अगर मैं दोनों साइड से ए बी कॉमन लेके बाहर ले आऊं तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपको दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। अब देखो दोस्तों, मैं अगर इन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले आऊं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले आऊं, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, इस साइड मेरे पास ए बच गया और इस साइड मेरे पास बी बच गया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगली इक्वेशन देखो आप, अगली इक्वेशन आपको दे रखी है ए बी ए माइनस बी, पर हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, तीनों में ए स्क्वायर है, और बी की सबसे बड़ी घात क्या है, तीनों में बी स्क्वायर है, और ए प्लस बी की सबसे बड़ी घात क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी की पावर 1 है। और ए माइनस बी की मैं देखूं तो इसकी भी पावर 1 है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इनका एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको देखो क्या दे रखा है, पहले दे रखा है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं इसको सरल करूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अलजेब्रा के फॉर्मूले आप याद कर लेना, आपके हर जगह काम में आते हैं। दूसरी आपको क्या दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या ले सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और तीसरी आपको दे रखी है ए माइनस बी। आपको इनका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। देखो ए माइनस बी की सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी पावर 1 ही है, और इधर ए प्लस बी की भी सबसे बड़ी घात 1 है, और इधर मैं क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी भी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो इसको, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और इंटू ए प्लस बी, यानी कि इन तीनों का आपके पास एलसीएम क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम बताओ। तो दोनों आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखी है। पहली समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब देखिए दोस्तों, इस समीकरण को मैं हल करने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसी दो संख्याएं सोचूं जिनको जोड़ने पे -8 हो और गुणा करने पे क्या है, गुणा करने पे क्या है 15 आ जाए। तो देखो दोस्तों, मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, माइनस 3x प्लस 15, ऐसे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसमें से अगर x कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, x इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। और इधर में देखो -3 अगर कॉमन ले लो तो इधर मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 5 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3 इंटू
x माइनस 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगली जो द्विघात समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो इस वाले इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो क्या होएगा मेरे पास, x में कॉमन ले लूं, x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 2। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आपके पास पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। x माइनस 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, और x माइनस 3 की पावर भी 1 है, और x माइनस 5 की भी पावर 1 है। तो इसका मतलब इन दोनों समीकरण का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x की पावर 6 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 1 का एचसीएफ क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, और टाइम बचाने के लिए आप क्या करो, x की कुछ वैल्यू मान लो और वो इसमें रख लो। ठीक है, x की वैल्यू आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 मानूं तो यहाँ पे देखो x की पावर 4 माइनस 1 है, तो ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो एचसीएफ निकल नहीं पाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख लूँ, x की वैल्यू मैं 2 रख लूँ, तो 2 की पावर 6 प्लस 1 और ये 2 की पावर 4 माइनस 1, इसका मैं एचसीएफ आसानी से निकाल सकता हूँ। 2 की पावर 6 मेरे पास क्या होगी, 64, 64 प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू आ गई 65, और 2 की पावर 4 16, और 16 माइनस 1 यानी इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 15। अब आप 65 और 15 का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो। इनका एचसीएफ क्या होगा, 65 और 15 का एचसीएफ आपके पास 5 आएगा। अब मैं x की वैल्यू 2 इन ऑप्शन में रख के देखूं तो कौन से ऑप्शन की वैल्यू 5 आ रही है। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 5 आ रही है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपदों एक्स क्यूब माइनस 8 कोमा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 और एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x का एचसीएफ क्या है। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू अगर आप 1 रखो तो ये वाली नेगेटिव होगी ना, ये वाली इक्वेशन। 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 8 0 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 3 रख के देखूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस 8 की वैल्यू 3 क्यूब माइनस 8, 3 का क्यूब 27, 27 में से आप 8 घटाओगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 19। और इस वाले इक्वेशन की मैं वैल्यू निकालूं तो एक्स क्यूब यानी 3 क्यूब माइनस 6 गुणा एक्स स्क्वायर 9 प्लस 12 3 36 माइनस 8 यानी 27 माइनस 54 प्लस 36 माइनस 8। अब देखो 27 और 36 कितना हो गया, 7 6 13 और 3 2 5 1 6, 63, 63 में से आप माइनस 62 करो, क्योंकि ये माइनस माइनस जुड़ गए। इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 आ गई, और एक्स की वैल्यू 3 में इसमें रखूं तो एक्स क्यूब 27 माइनस 4 गुणा 9 चौक 36, 27 माइनस 36 प्लस 4 3 12। अब देखो 27 और 12 39, 39 में से 36 गए तो 3 आ गया। इस वाली इक्वेशन की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो आपके पास 3 वैल्यू आ गई। एक तो क्या आई 19, और एक आई 1 और एक आई 3। इन तीनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालोगे तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जा सकता है। तो अब मैं देखूं एक्स की वैल्यू मैं 3 यहाँ पे रख के देखूं तो इस ऑप्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और 3 यहाँ पे रखूं तो इस ऑप्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो देखो, अगर आपको a की पावर m माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1 ऐसा कहीं दिया हो तो इनका एचसीएफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आप क्या करो, a के जो पावर में है उनका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ हो m और n माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो ये इनका एचसीएफ होगा। ए क्या है, 4 है, और मैं एचसीएफ निकालूं 315 और 25 का, माइनस कर दूं 1,
अब देखो, आप 315 और 25 का एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ आएगा 5। तो यहाँ पे लिख दूं 4 की पावर 5 माइनस 1। आप चाहे आप निकाल के देख लो, इनका भाग विधि से एचसीएफ निकाल के देख लो। 25 है और 315 है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, शेष आ गया 15। यहाँ 25 उतारो, 15 एकम 15, पीछे 10 बच गया, फिर से 15 लिखो, शेष अभी क्या बच गया 5। 5 का 10 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है 5 है। तो 4 की पावर 5 माइनस 1 को आप क्या लिख दो, 4 की पावर 5 की वैल्यू होगी 1024 माइनस 1, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 1023 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राधा, प्रतिमा और रीना एक गोलाकार रास्ते पर दौड़ना शुरू करती हैं और वे क्रमशः 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती हैं। वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगी? मिनट में आपको आंसर बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना हो तो आपको क्या करना है, 50, 75 और 100 का एलसीएम ले लेना है। जब आप 50, 75 और 100 का एलसीएम लोगे ना, तो इन तीनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 300। 300 यह है आपके पास सेकंड में। तो वो 300 सेकंड के बाद में एक जो है ना, ये शुरुआती बिंदु है ना, उस पर मिल जाएंगी। आपको आंसर देना मिनट में, तो 300 सेकंड में आप भाग दो 60 सेकंड का, तो आंसर आपका आ जाएगा क्या 5 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और वे क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटा 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 5, 10, 15, 20 और 25 का आप एलसीएम निकालना। इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास इनका एलसीएम आएगा 300। देखो, मैं आपको निकाल के बताऊं तो मैंने इतनी देर आपको 2 वीडियो में एलसीएम निकालना सिखाया है। आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो आसानी से 300। और देखो, 1 घंटा 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो देखिए दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट में बताना आपको, और यहाँ आपने एलसीएम निकाला है सेकंड में, ठीक है। तो 1 घंटा 20 मिनट में कितने मिनट हो गए? 80 मिनट हो गए, और इनको मैं सेकंड में चेंज करूँ तो 80 गुणा 60 यानी 4800 सेकंड हो गए। अब वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो आपको क्या करना है, इस 4800 में आप 300 का भाग दे दो, प्लस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 16 बार भाग गया, 16 प्लस 1 यानी कि 17 बार वे एक साथ बजेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक बत्तियां प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि ये सभी 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब मिलेंगी? तो देखिए दोस्तों, आपको 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल लेना है। इन तीनों का एलसीएम आपके पास क्या आएगा 432 आएगा, और ये 432 आपके पास सेकंड में आया है, ठीक है। अब इसको आप मिनट में चेंज करो तो 60 का भाग दोगे, 432 में 60 का भाग पूरा पूरा 7 बार जा रहा है, तो 7 मिनट तो मेरे पास अलग आ गई, ठीक है, और 12 सेकंड मेरे पास अलग बच गई। अब वो 8:20 बजे एक साथ बदली, तो दोबारा कब बदलेंगे वो? आप इसमें टाइम बढ़ा दो 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी वो दोबारा कब बदलेंगी 8:27 और 12 सेकंड पे दोबारा बदलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक त्रिकोणीय खेत की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर और 279 मीटर है। उस सबसे बड़ी पट्टी की लंबाई क्या होगी जो इन भुजाओं को बिना किसी शेष के ठीक से माप सके? तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़ी पट्टी की लंबाई की, तो ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, 62, 186 और 279 इनका आपको एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का आप एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ आएगा 31। तो 31 मीटर वह सबसे बड़ी पट्टी की लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को ठीक से मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई मीटर में क्या हो सकती है? सबसे बड़ी संभव लंबाई आपको बतानी है तो एचसीएफ फॉर्म में लेना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो 6 मीटर है, इसको आप 600 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है 525 सेंटीमीटर है, और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी ये 1250 सेंटीमीटर है। अब देखो दोस्तों, जब आप इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे
तो मैं एच आपको बार बार निकाल के तो बताऊंगा नहीं, मैंने आपको 2 वीडियो में बता रखा, आप आसानी उससे उसको सीख सकते हो और आसानी से इनका एच निकाल सकते हो। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस वीडियो में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देखो दोस्तों, आप इन तीनों का एच निकालोगे तो इनका एच आएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.25 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संजय को 7000 mm, 3850 mm और 12950 mm की लंबाई को एक ही मापने वाली पट्टी में ठीक से मापना है। उस मापने वाली पट्टी की सबसे बड़ी संभव लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? आपको आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, सबसे बड़ी संभव लंबाई बतानी है उस पट्टी की। तो एचसीएफ काम में लेना है, तो मैं एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूं, इस mm को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी कि 7000 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? इसमें भाग दे दो 10 का, तो 7000 मिलीमीटर इसके बराबर होगा 700 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से 3850 मिलीमीटर किसके बराबर होगा आपके पास? 385 सेंटीमीटर के। और 12950 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 1295 सेंटीमीटर के। आपको क्या करना है, इन तीनों का बस एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर लंबाई की 3 धातु की छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना लंबा होना चाहिए। ऐसे न्यूनतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो देखो दोस्तों, आपको जितना संभव हो सके उतना लंबा टुकड़ा काटना है। तो इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ काम में लेना है। तो मैं यहाँ पे 77, 110 और 121 का मैं एचसीएफ निकालूंगा। तो इनका एचसीएफ मेरे पास क्या आएगा? 11 आएगा। और आपको क्या बताना है, यहाँ पे टुकड़ों की संख्या बतानी है। इस 11 सेंटीमीटर लंबाई के आप कितने टुकड़े काट सकते हो, उनकी संख्या बतानी है आपको। तो उनकी संख्या आपके पास क्या आ जाएगी? 77 सेंटीमीटर वाली छड़ के मैं कितने टुकड़े काट सकता हूँ? 77 में मैं 11 का भाग दे दूं, 60 टुकड़े आ जाएंगे। और 110 सेंटीमीटर वाले छड़ के मैं कितने टुकड़े काट सकता हूँ? 11 का मैं भाग दूं तो 10 टुकड़े काट सकता हूँ। और 121 सेंटीमीटर वाले छड़ के मैं कितने टुकड़े काट सकता हूँ? 121 में मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 टुकड़े काट सकता हूँ। यानी मैं प्लस करूं 7 प्लस 10 प्लस 11, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 28। तो मैं ऐसे कितने टुकड़े काट सकता हूँ? 28। तो दोस्तों, हमारा एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन आपको करवाने काफी रहेंगे। तो अगले टॉपिक में हम मैथ का अगला टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।